please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 20 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 20 जवान जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बजरंग दल ने एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन कर हथियारों को चलाना सिखाया। हालांकि बजरंग दल ने सफाई दी कि ये महज रूटीन कैंप था। बिहार के रोहतास में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत पर गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर हंगामा किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जर्मनी जा रही कर्नाटक की एक महिला ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपने बेटे के पासपोर्ट बनने में हो रही देरी को लेकर ट्वीट कर मदद मांगी, तो 2 दिन में बच्चे का पासपोर्ट बन गया। यूपी के डीजीपी ने ट्वीट कर रोड सेफ्टी चैलेंज की शुरुआत की और लोगों से ट्रैफिक के नियमों का पालन करने की अपील की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी के वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया और आरएस कुशवाहा को बीएसपी के नए स्टेट प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट में करीब 10 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक शराब की दुकान से 28 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा और यूपी को जोड़ने वाले 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर बड़ी सौगात दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की नीतियों में बड़ा फेरबदल करते हुए अपने भाई को उपाध्यक्ष पद से हटाया और ऐलान किया कि अगले 20 साल वो खुद पार्टी की कमान संभालेंगी। और आज आईपीएल के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जोरदार भिड़ंत की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करने लगे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले 96 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ निजामुद्दीन से यूपी गेट तक रोड शो किया। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान सड़क किनारे खड़े हजारों लोगों ने उनका अभिवादन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बिल्कुल हमारे सामने से गुजर रहा। देख सकते हैं कि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यहाँ पर दोनों तरफ सड़क पर लोग खड़े हैं। काफी धूप है, उसके बावजूद लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हुए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री निजामुद्दीन पहुँचे, जहाँ उन्होंने बटन दबाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले उन्होंने नितिन गडकरी और वहाँ मौजूद अधिकारियों से एक्सप्रेसवे की जानकारी भी ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उसी एक्सप्रेसवे पर अपने काफिले के साथ रोड शो के लिए निकल पड़े। 14 लेन के इस एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का काम 18 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया और सरकार का दावा है कि इससे बेहतर 14 लेन एक्सप्रेसवे देश के किसी भी हिस्से में नहीं बना। लेकिन रोड शो के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन पर सभी की नजर गई। रोड शो के दौरान एक महिला ने भीड़ से निकलकर काफिले के सामने जाने की कोशिश की, जिसे वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री की गाड़ी पर तैनात एक कमांडो लड़खड़ाकर एक्सप्रेसवे पर ही गिर गया। हालांकि वो तुरंत ही दोबारा उठ खड़ा हुआ। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने दावा किया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। साथियों, जिस रफ्तार से ये 9 किलोमीटर की सड़क बनी है, उसी रफ्तार से मेरठ तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का काम करके जल्द ही दूसरे चरण को भी जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ये भी दावा किया कि इस एक्सप्रेसवे के पूरा बन जाने के बाद लोगों को दिल्ली के प्रदूषण से निजात भी मिलेगी और लोगों को दिल्ली से मेरठ जाना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि अभी दिल्ली मेरठ 96 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा ही पूरा हुआ है, जो कि निजामुद्दीन से यूपी गेट तक है। 4 हिस्सों में बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के बाकी हिस्सों को पूरा करने में थोड़ा और वक्त लगेगा। जानकारी के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे के करीब 9 किलोमीटर के पहले हिस्से का काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे हिस्से का काम होना बाकी है। दूसरे हिस्से में यूपी गेट से डासना तक 19 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनना है और तीसरे हिस्से में डासना से हापुड़ तक 22 किलोमीटर पर काम जारी है, जबकि चौथे हिस्से में डासना और मेरठ के बीच 46 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनना है। ये पूरा 14 लेन का जो पहले फेज का काम है वो तैयार हुआ है 18 महीने में और करीब 842 करोड़ रुपए पूरे इस रोड को बनाने में लागत आई थी। 841 करोड़ की लागत से बनने वाले एक्सप्रेसवे पर सरकार का दावा है कि इसके बनते ही दिल्ली और मेरठ के बीच 3 घंटे का सफर सिर्फ 45 मिनट में ही पूरा किया जाएगा और ये सोलर पावर से लैस देश का पहला हाईवे होगा।
ये है कि समय पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का काम पूरा करने के बाद अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार इस एक्सप्रेसवे के बाकी 3 हिस्सों का काम कब पूरा करवाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में किनौनी चीनी मिल में लगी आग पर कुछ दमकल कर्मी पानी की बौछार करने लगे। वहां शनिवार को आग लगी थी जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जताई गई, जबकि एक मजदूर की मौत की पुष्टि कर दी गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के अलावा सेना की 3 दमकल गाड़ियां भी मशक्कत करती रही। चीनी मिल में लगी आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि दूर से ही दमकल कर्मियों को पानी की बौछार करनी पड़ी। ये आग तब और ज्यादा खतरनाक हो गई जब इसने अल्कोहल से भरे टैंकर को अपनी चपेट में ले लिया और टैंकर धू धू कर जलने लगा। ये धीरे धीरे बढ़ती गई और कई बार ब्लास्ट हुए हैं। तो ये रिसीवर में सबसे ज्यादा आग जब पहुंची है तो उसका ढक्कन उड़ा तेज धमाके के साथ। बेकाबू आग पर पानी का असर जब खत्म हो गया तो फोम फॉगिंग के लिए सेना की मदद ली गई। कई लाख लीटर अल्कोहल है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि जब तक ये केमिकल पूरी तरह से जल नहीं जाता तब तक ये आग शांत नहीं होगी। बताया गया कि शुगर मिल की डिस्टिलरी यूनिट के एक कंटेनर में टैंक से अल्कोहल भरा जा रहा था और इसी बीच स्पार्किंग हुई और 2 टैंकों में आग लग गई। और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। खबर मिलने के बाद मेरठ और आसपास के जिलों की फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियां पहुंची और आग को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन आग लगने के करीब 20 घंटे बाद भी आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिली। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और आग बुझने का इंतजार करने लगे। तभी फायर टेंडर थे, फॉर्म टेंडर थे और तभी आग पड़ोस के जनपदों से मंगा लिए गए। ये प्रयास किया गया कि जो बगल के 7 टैंकर थे उनमें आग न लगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किनौनी शुगर मिल में लगी आग से प्रभावित लोगों को राहत और बचाव के साथ इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया। अब सवाल यह है कि कंटेनर में टैंक से अल्कोहल भरते वक्त सावधानी क्यों नहीं बरती गई। इसमें चीनी मिल के कर्मचारियों की लापरवाही है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगती और इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में एक महिला तेजी से सीढ़ियां उतरकर बाहर की तरफ जाने लगी। आरोप है कि इस महिला ने अस्पताल से एक 4 दिन की बच्ची को चुरा लिया, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में साफ दिखा कि हरा सूट पहने एक महिला बच्ची को गोद में उठाकर तेजी से अस्पताल से बाहर निकल गई। आरोप है कि महिला मरीज बनकर अस्पताल में भर्ती हुई थी और शनिवार सुबह जब वो बच्ची को लेकर वार्ड से बाहर निकली तो वहां बैठे गार्ड ने उसे टोका, जिस पर महिला ने बच्ची को जांच के लिए ले जाने की बात कही और इसके बाद वो बच्ची को लेकर फरार हो गई। एक लेडीज आई, अनजान व्यक्ति, वो मेरी बच्ची को उठा के ले गई। गार्ड ने इतना भी नहीं पूछा कि किसका बच्चा है, कहाँ ले जा रही हो। जांच में जुटी पुलिस को अभी तक आरोपी महिला का कोई सुराग नहीं मिला। लापरवाही कर रहे सारे और कह रहे बच्चे को मिल जाएगा, आपको खाली तसल्ली दे रहे और कुछ नहीं। महज 6 मिनट में हुई बच्ची चोरी की इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर कोई भी अस्पताल में घुसकर इतनी आसानी से बच्चा कैसे चोरी कर सकता है। अस्पताल में हर गेट पर मौजूद गार्ड्स ने महिला को रोककर उससे सख्त पूछताछ क्यों नहीं की। इसमें अस्पताल की भी लापरवाही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपनी पार्टी के संविधान में कुछ संशोधन करते हुए संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। बीएसपी में किए गए इन बदलावों के मुताबिक बीएसपी में मायावती के बाद जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा उसके परिवार का कोई भी सदस्य संगठन में किसी भी स्तर पर कोई पद नहीं लेगा। मायावती ने इस ऐलान के बाद अपने भाई आनंद कुमार को भी बीएसपी के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। मायावती ने यह भी ऐलान किया कि उनके बाद जो भी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा उसके परिवार के किसी भी नजदीकी को न तो कोई चुनाव लड़ाया जाएगा और न ही उसे राज्यसभा सांसद, एमएलसी और मंत्री बनाया जाएगा। इस दौरान मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि अगले 20-22 साल तक वो खुद ही पार्टी की कमान संभालेंगी और कोई दूसरा नेता पार्टी का अध्यक्ष या उनका उत्तराधिकारी बनने का सपना नहीं देखे। पार्टी को बेहतर बनाने के लिए मायावती ने कई बदलाव किए। इसमें बीएसपी में पहली बार नेशनल कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति भी की गई। वीर सिंह एडवोकेट और जयप्रकाश सिंह को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। साथ ही एसएस कुशवाहा को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और राम अचल राजभर को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में सरेआम एक आदमी की हत्या कर दी गई। दिल्ली के शकूरपुर में 8 से 10 आदमियों पर एक आदमी पर हमला कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा। यमन में आए तूफान में कूनू की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। यूपी के शाजापुर में रोडवेज बस डिपो में घुसे टेम्पो चालकों पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा।
उन्नाव गैंगरेप मामले में पीड़ित लड़की के पिता की हत्या से जुड़ी जानकारी के लिए आईपीएस अधिकारी पुष्पांजलि देवी से सीबीआई ने 6 घंटे पूछताछ की। यूपी के इलाहाबाद में मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जंगल में लगी आग में करीब 20 लाख रुपए की चीड़ के पेड़ जल गए। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में दमकल विभाग के कर्मचारी पानी के पाइप से आग बुझाने लगे। वहां आए तूफान की वजह से हाइड्रोजन तार में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे कई मकानों में आग लग गई, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी घंटों मशक्कत करते रहे। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते वो तेजी से फैलती चली गई। ये आग इतनी खतरनाक है, आप इसे देख सकते हो कि करीब 100 से ज्यादा जो इस गुज्जर बस्ती के जो कच्चे कुल्ले हैं वो जल चुके हैं। इस भीषण आग की चपेट में आने से वहाँ के लोग तो बच गए, लेकिन वो अपने मवेशियों को नहीं बचा पाए। लोगों का दावा है कि तूफान से हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। बिजली के स्पार्क के साथ ही आग लगी है और आग लगने से ही फैल गई और हवा भी चली बहुत ज्यादा। आग पर काबू पाने के लिए वहां मौजूद लोग बाल्टी और दूसरे बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाते दिखे, लेकिन इसमें उन्हें काफी परेशानी हुई क्योंकि तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से पूरे इलाके में फैलती चली गई, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस के साथ दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर टेंडर्स लगे हुए हैं। एक तो तूफान चल रहा है, उसके कारण थोड़ी सी बाधा आ रही है। आग से नुकसान का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका। लोगों का सामान का भी नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि कल जब आग थोड़ी कंट्रोल में होगी और दिन को जब इसको रीअसेस करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है लोगों को। तबाही की इस आग में न सिर्फ 100 से ज्यादा मकान जल गए, बल्कि लाखों का अनाज भी जलकर राख हो गया। अब सवाल यह है कि तूफान आने पर बिजली की सप्लाई को क्यों नहीं बंद किया गया। इसमें बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर बिजली की सप्लाई को समय पर बंद कर दिया जाता तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग से इतनी बड़ी तबाही न होती। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ पुलिस वाले SIT एक्सप्रेस नाम के एक इंस्टीट्यूट के बाहर उसे सील करने का नोटिस लगाते दिखे। इस इंस्टीट्यूट पर एक मॉडल ने कास्टिंग काउच और छिपे हुए कैमरे से वीडियो बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद फैशन और मॉडलिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। मॉडल की शिकायत के बाद दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वालों ने इंस्टीट्यूट पर छापा मारा। इसके कैबिन में भी हिडन कैमरा लगा के रखे और वहाँ पे बोलता है कैमरे नहीं लगे हैं, जाओ सारी लड़कियां वहाँ पे चेंज करो, क्योंकि इसमें चेंजिंग रूम नहीं है, तो वही एक चेंजिंग रूम है। छापामारी के दौरान पुलिस ने वहाँ से CCTV फुटेज और कई अहम दस्तावेज जब्त कर लिए। मॉडलिंग की कोई एजेंसी चलाते हैं और इनके द्वारा उनके साथ कुछ छेड़छाड़ और कुछ उनकी वीडियो वगैरह बनाए गए हैं। हालांकि इस कार्रवाई से पहले इंस्टीट्यूट का निदेशक योगेश राय फरार हो गया। सवाल यह है कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर फैशन और मॉडलिंग के नाम पर लड़कियों का शोषण कैसे किया जा सकता है। पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरह की हरकत करने वालों को सबक मिल सके। हैदराबाद में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग 3 किन्नरों को बुरी तरह से पीटने लगे। वहां सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी करने वाले एक गिरोह से जुड़ी अफवाह के बाद लोग भड़क गए और बच्चों का अपहरण करने के शक में 3 किन्नरों पर पत्थरों से हमला कर दिया गया, जिसमें एक किन्नर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और पुलिस वालों पर ही हमला करने लगे। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, जो भी है अफवाहें चल रही हैं, वो उधर हुआ, ये हुआ, वो हुआ बोल के। अभी हम लोग आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो पुलिस का साथ दिए। हमले में गंभीर रूप से जख्मी 2 किन्नरों को उस्मानिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मारपीट के आरोप में पुलिस ने करीब 25 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। सवाल यह है कि महज अफवाह के आधार पर कैसे किसी की जान ली जा सकती है, और सवाल पुलिस पर भी कि वक्त रहते उसने अफवाह फैलाने वालों को क्यों नहीं पकड़ा। झारखंड के रामगढ़ में सीएम रघुवर दास का हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगाने लगा। बताया जा रहा है कि पायलट ने 2 बार लैंडिंग कराने की कोशिश की, लेकिन भारी धूल उड़ने की वजह से पायलट को हेलीपैड नजर ही नहीं आया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर हवा में ही चक्कर लगाता रहा। हर संभव कोशिश के बाद पायलट ने लैंडिंग करने से इनकार कर दिया। मामला सीएम के हेलीकॉप्टर से जुड़ा होने की वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में दूसरी जगह हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था की गई। इस तरह दोपहर 2:50 की बजाय शाम 5:15 पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकी। वहीं दूसरी ओर कुंजू ग्राउंड में बीजेपी के कार्यकर्ता फूलमाला लेकर सीएम का इंतजार करते रहे, लेकिन सीएम वहां नहीं पहुंचे तो कई कार्यकर्ता मायूस हो गए। बताया गया कि गोमिया विधानसभा के उपचुनाव में चुनावी खर्चे को ध्यान में रखते हुए सीएम रघुवर दास वहां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे।
हालांकि रांची से रामगढ़ तक वो हेलीकॉप्टर से ही आए, लेकिन इसके बाद गोमिया जाने के लिए उनके काफिले ने गाड़ियों का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि सीएम के कार्यक्रम की तैयारी प्रशासन ने पहले से क्यों नहीं की? अगर कोई हादसा हो जाता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता? जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना ने मारे गए आतंकियों के पास से बम और बंदूक समेत कई खतरनाक सामान बरामद किए हैं। शनिवार को तंगधार में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद उनके पास मिले सामानों में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। बरामद सामान में AK-47 भारी संख्या में बम, मैगजीन, वायर कटर, ग्रेनेड लॉन्चर, मोबाइल, ड्राई फ्रूट, बिस्किट और पाकिस्तानी दवाएं मिली है। वहीं इन आतंकियों के पास से करीब 29,000 से ज्यादा रुपए भी मिले हैं। Terrorists which were very heavily armed, they had modern weaponry, they had modern equipment, they were carrying under-barreled grenade launchers in the Tangdhar sector, in which 5 terrorists have been eliminated. We had credible intelligence inputs that there is likely to be an infiltration in this sector. 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और लश्कर का कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी आतंकियों को मुजाहिद बनने के लिए उकसाता है। पाकिस्तानी आतंकी जबीउल्लाह से पूछताछ के दौरान इस सच्चाई का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी ने जनवरी 2017 में नए आतंकियों को भारत के खिलाफ भड़काकर उन्हें जिहाद के लिए उकसाया था। जो रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया के पास मौजूद है, उसमें दावा किया गया है कि हाफिज सईद आतंकियों को भारत के खिलाफ उकसाता है। वहीं ज़कीउर रहमान लखवी नौजवानों को इस्लाम की रक्षा और तरक्की के नाम पर भड़काता है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी जबीउल्लाह को लश्कर-ए-तैयबा में ज़कीउर रहमान लखवी के बेटे कासिम ने शामिल करवाया था। पूछताछ के दौरान जबीउल्लाह ने यह भी बताया कि कासिम ने उसे हमला करने के लिए भारतीय करेंसी में 1 लाख रुपए भी दिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक जबीउल्लाह ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ तकरीबन 500 लड़के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे। जबीउल्लाह के मुताबिक आतंकी कैंप में हथियार चलाने से लेकर मैप पढ़ने और रणनीति बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के महासचिव पद से हटाया गया। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को कांग्रेस के महासचिव और आंध्र प्रदेश के प्रभारी पद से हटाया और ओमान चांडी को कांग्रेस महासचिव और आंध्र प्रदेश का प्रभारी बनाया। दिल्ली नोएडा DND फ्लाईओवर पर एक गाड़ी की बाइक सवार से इतनी जोरदार टक्कर हुई कि बाइक सवार यमुना नदी में जा गिरा और गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ चल रही बातचीत को बहुत अच्छा बताया। यूपी के बागपत में कई दिन से धरने पर बैठे एक गन्ना किसान की मौत हो गई। बिहार के नालंदा में रेलवे स्टेशन पर भूकंप की अफवाह से मची भगदड़ में करीब 60 छात्र जख्मी हो गए। अब्राहम के 5वें जन्मदिन के मौके पर उनकी मां गौरी खान ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रिमोट का बटन दबाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो यूपी को सीधे हरियाणा से जोड़ता है। इससे दिल्ली पर गाड़ियों का दबाव नहीं पड़ेगा और वो सीधे बाहरी रास्ते से होते हुए निकल जाएंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महेश शर्मा के अलावा यूपी के राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। एक आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल, कंक्रीट के साथ हरियाली का भी मेल। भाई और बहनों, सिर्फ 18 महीने में ये काम पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जो भी कार्य किया जाता है, कांग्रेस और उसके साथ चलने वाले दल या तो उसमें रोड़े अटकाने लगते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हरियाणा के कुंडली से शुरू होकर बागपत, गाजियाबाद, नोएडा होते हुए पलवल तक जाता है और इसके शुरू होने से यूपी, हरियाणा, पंजाब और जम्मू तक जाने वाले नेशनल हाईवे 1 के वाहनों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से दिल्ली में 41% ट्रैफिक और 27% प्रदूषण कम होने का दावा किया जा रहा है। महज 500 दिनों में बना 6 लेन का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर लंबा है। इसे बनाने में 11,000 करोड़ का खर्च आया। ये देश का पहला स्मार्ट और सोलर एनर्जी से लैस एक्सप्रेसवे है।
और इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। 11,000 करोड़ लागत से 135 किलोमीटर का जो हाईवे है, इसको बनाने से करीब 27% दिल्ली का प्रदूषण कम होने वाला है। इतना ही नहीं तो 41% ट्रैफिक जाम कम होने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने देश में विकास होने का दावा किया। विकास की गंगा में हम लोग निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, उसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक लाभ होने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्सप्रेसवे के निर्माण से यूपी को लाभ मिलने का भरोसा जताया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे देश के अंदर जिस द्रुत गति से राजमार्गों के निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश को भी इसका भारी लाभ हुआ है। मोदी सरकार का दावा है कि बीते 4 साल में 3 लाख करोड़ से अधिक खर्च करके 28,000 किलोमीटर के नए हाईवे बनाए जा चुके हैं। सवाल यह है कि देश में विकास की योजनाओं पर राजनीति कब बंद होगी। विकास चाहे किसी की भी सरकार में हो, लेकिन ये देश हित से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा इस पर सियासत जायज नहीं है। दिल्ली नोएडा के बीच बने डीएनडी फ्लाईओवर पर कुछ पुलिस वाले एक सड़क हादसे के बाद यमुना में गिरे एक लड़के को खोजने लगे। चश्मदीदों का दावा है कि रात को वहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बाइक पर सवार डीएनडी फ्लाईओवर से नीचे यमुना नदी में गिर गया। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर मारने के बाद कार सवार बाइक को काफी दूर तक घसीटता हुआ भी ले गया। जानकारी के मुताबिक वहां पहुंची पुलिस ने कुछ गोताखोरों की मदद से यमुना में गिरे लड़के को बचाने की कोशिश की, लेकिन लड़के का कुछ भी पता नहीं चला। बताया गया कि यमुना में गिरे लड़के का नाम अंशुमन है और वो दिल्ली के सरिता विहार का रहने वाला था। वहीं हादसे के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने कार चला रहे आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहा। भाई उधर से ये नोएडा की तरफ से गाड़ी आ रही थी, आगे बाइक थी हार्ले डेविडसन, ठीक है, फुल स्पीड में गाड़ी थी, बाइक भी स्पीड में ही थी, अप्रॉक्स लिमिटेड स्पीड थी। इन्होंने इसमें टक्कर मारी, उसके बाद ये ड्राइवर जो है वो सीधा डीएनडी में इसमें यमुना में जाके। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सड़क के बीच रखे इस शव के पास एक महिला बैठकर रोने लगी। ये महिला उस किसान के परिवार की है जिसने कर्ज के बोझ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने किसान के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं शव के पास बैठी एक महिला का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दावा है कि किसान ने बैंक से कर्ज लिया था और चुका नहीं पाया। पीड़ित परिवार के मुताबिक किसान ने करीब 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन बारिश न होने से फसल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था। लेकिन बैंक की ओर से कर्ज न चुका पाने के दबाव के साथ धमकी भी मिल रही थी, जिससे तंग आकर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दावा है कि बैतूल में 24 घंटे के अंदर 2 किसानों ने आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के परिजनों को जांच कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, साथ ही मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद गाँव वालों ने प्रदर्शन खत्म किया। सवाल यह है कि किसानों की आत्महत्या कब बंद होगी। हालांकि सरकार किसानों के लिए कर्ज माफी के दावे तो कर रही है, लेकिन अधिकतर किसानों को कर्ज के बोझ की वजह से जान देनी पड़ती है और ऐसे में सरकार के सारे दावे खोखले ही साबित होते जा रहे हैं। तमिलनाडु में त्रिची में एक मंदिर में फर्श पर पड़े एक आदमी को एक हाथी बुरी तरह से पैरों से रौंदने लगा। बताया गया कि वहां के समयपुरम मंदिर में घुसते ही हाथी ने तबाही मचा दी और महावत को भी कुचल डाला। इसके बाद देर तक हाथी अपने पैरों से महावत को रौंदता दिखा, जिसके बाद उसकी जान चली गई। इस बीच वहां मौजूद लोग बेहद घबरा गए और मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हाथी को बड़ी मशक्कत के बाद बेहोश किया।